हेलो बच्चों, वेलकम टू बिंग वुमेन स्टडी। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो जो है बहुत ही अच्छा लग रहा होगा और बहुत ही बेहतर तरीके से हम समझा भी पा रहे होंगे और आप लोग समझ भी पा रहे होंगे। और ये भी उम्मीद करते हैं कि अभी जो समय आप लोगों का है वो बहुत नाजुक वक्त है, इसलिए इसको आप बहुत बेहतर तरीके से इसका उपयोग कर रहे होंगे और लगातार अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे होंगे। और यही सब सोच करके हमने जो एक दिन में 3 टाइम वीडियो का सोचा था, अब उसको हमने 5 टाइम कर दिया है। ठीक है, आपका सोशल साइंस भी एक ही दिन होगा, साइंस भी होगा, मैथमेटिक्स भी होगा और बचे हुए जो दो टाइम बच रहे हैं उसमें एक टाइम 12th वालों का केमिस्ट्री होगा और एक टाइम फिजिक्स होगा। जब हम फिजिक्स को डाउन करेंगे तो बायोलॉजी पढ़ाएंगे और जब हम केमिस्ट्री को डाउन करेंगे तो इंग्लिश को पढ़ाएंगे। यानी 2 टाइम 12th वालों के लिए है, जिसमें से एक 7:45 का समय 12th वाले को दिया गया है और एक आपको दिया गया है 9:30 का। ठीक है, तो ये 2 टाइम होगा 12th वाले के लिए। उसके बाद जो है आपको 11 बजे आपका 10th वाले का एक वीडियो अपलोड होगा और 3 बजे एक वीडियो अपलोड होगा और एक 5 बजे अपलोड होगा। ठीक है, तो इस तरह से सारे वीडियो अपलोड होते जाएंगे हमारे चैनल पे। आप लोग बने रहिए और बस जो क्वेश्चन आपको हम पढ़ा रहे हैं उसको ढंग से पढ़िए और प्लीज़ परीक्षा की तैयारी को और बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 पे, जो कि आज हम सोशल साइंस का पढ़ाने वाले हैं। देखिए क्या लिखा है, मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कई बच्चे फंसे हैं। तो प्लीज़ अब इन सारे डाउट को क्लियर करते हुए बिंग वुमेन स्टडी आपके लिए बेहतर करने का कोशिश किया है। देखिए यहाँ क्या है, मेटरनिक ने अपने कार्यकाल में जिस तरह का परिवर्तन किया और जिस तरह की व्यवस्था पूरे यूरोप में की, उसे हम मेटरनिक की व्यवस्था कहते हैं। मतलब इन्होंने क्या किया, अपना इनका जो कार्यकाल था, मतलब जब ये थे मौजूद वहाँ, तब इन्होंने क्या किया, बहुत तरह के परिवर्तन किए। ठीक है, तो जिस तरह की व्यवस्था पूरे यूरोप में की गई उसे ही हम लोग क्या नाम से जानते हैं, मेटरनिक की व्यवस्था के नाम से जानते हैं। अब यहाँ सवाल उठता है कि इसका उद्देश्य क्या था। तो देखिए इसका उद्देश्य था पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना। ठीक है बच्चा, क्या उद्देश्य था, पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना। ठीक है, तो ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन था, बहुत सिंपल तरीके से आप समझ सकते हैं। तो आपको फिर से हम बता दें कि मेटरनिक ने अपने कार्यकाल में बहुत कुछ किया। ठीक है, जैसे कि ना बहुत सारे परिवर्तन लाए, है ना। जिस तरह की व्यवस्था पूरे यूरोप में की उसे ही हम मेटरनिक व्यवस्था कहते हैं। यानी जो मेटरनिक थे वो पूरे यूरोप में जो व्यवस्था किए उसी को हम लोग मेटरनिक व्यवस्था के नाम से जानते हैं। उनका उद्देश्य क्या था, उनका जो मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य था वो क्या था, पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना। इनका उद्देश्य क्या था बुआ मेटरनिक का, पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना, यानी दोबारा बनाना। चलिए अगला हम देखेंगे, साइमन कमीशन का उद्देश्य क्या था, है ना। व्हाट वाज द एम या पर्पस ऑफ साइमन कमीशन। देखिए इस कमीशन के सभी सदस्य यानी 7 सदस्य थे कुल इसमें, और 7 के 7 कौन थे, अंग्रेज थे। ठीक है, यानी कि गोरे लोग थे। ठीक है, जिसके कारण भारत में कमीशन का विरोध हुआ। जो कमीशन थी साइमन, उसका क्या हुआ, विरोध किया गया भारत में। क्यों, क्योंकि उसके जो टोटल मेंबर थे वे सभी के सभी कौन थे, विदेशी ब्रिटिश थे, अंग्रेज थे, उसमें एक भी भारतीय नहीं थे। ठीक है बच्चा, इस आयोग का कार्य भारत सरकार अधिनियम 1919 के व्यवहारिक सफलता का पता लगाना था। यानी इस आयोग का जो काम था वो क्या था, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत व्यवहारिक सफलता, यानी उसने कौन कौन सी सफलताएं अर्न की है उसका पता लगाना था। ठीक है, 3 फरवरी 1928 में साइमन कमीशन के मुंबई पहुंचने पर, जब वो साइमन कमीशन मुंबई पहुंचा, कब पहुंचा, 3 फरवरी 1928 को, तो वहां हड़ताल आयोजित की गई। वहां जो है भारतीय लोग हड़ताल आयोजित कर दिए। ठीक है, और साइमन वापस जाओ के नारे लगे।
क्यों लगे? क्योंकि उन्होंने जो 7 सदस्य का गठन किया था उसमें एक भी भारतीय नहीं थे, और जिसकी वजह से भारत के जो लोग थे वो उससे नाखुश थे। जब साइमन भारत आया, कब? 3 फरवरी 1928 को, तो भारतीयों ने उसका बहिष्कार किया और कहा क्या कि साइमन वापस जाओ, वापस जाओ। ठीक है। लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध करते हुए पुलिस की लाठी से लाला लाजपत राय, पुलिस कौन? अंग्रेजवा सबका पुलिस, ठीक है, तो लाठी से लाला लाजपत राय घायल हुए, जिनकी बाद में 17 नवंबर 1928 को मृत्यु हो गई। ठीक है बच्चा, तो आपको उम्मीद करते हैं कि साइमन कमीशन के बारे में आप अच्छे से जान गए होंगे। फिर से हम समझा दें अपने भाषा में, साइमन कमीशन का जो गठन किया गया था उसमें सभी के सभी सदस्य कौन थे? अंग्रेज थे, यानी ब्रिटिश शासक के थे। ठीक है, एक भी भारतीय ना होने के वजह से भारत के लोगों ने उसका विरोध किया। जब साइमन 3 फरवरी 1928 को भारत यानी मुंबई पहुंचा, तो यहां भारतीय जनता ने साइमन वापस जाओ के नारे लगाकर उसे वापस धार दिया गया, भेज दिया गया। लेकिन फिर क्या हुआ था? लाहौर में जब साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था तो पुलिस ने लाला लाजपत राय पर लाठी चार्ज किया, जिसमें वो घायल हुए, और बाद में यानी कि 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है बच्चा, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन पे। यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है बच्चा। डिस्क्राइब द रोल बिस्मार्क इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यानी जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें। यह सब क्वेश्चन ना बुआ बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछता है, इस बार सेंटअप में भी पूछा है। देखिए, पर्शिया का राजा विलियम प्रथम ने जर्मनी के एकीकरण को ध्यान में रखकर बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया। यानी जो पर्शिया के जो राजा थे, कौन? विलियम प्रथम, उन्होंने जर्मनी के एकीकरण को ध्यान में रखकर बिस्मार्क को अपना क्या बना दिए? चांसलर नियुक्त कर दिए, बना दिया। ठीक है, बिस्मार्क एक प्रख्यात राष्ट्रवादी और कूटनीतिक था। यह बहुत ही अपने देश के प्रति जीने वाला इंसान था। ठीक है, बिस्मार्क का मानना था कि जर्मनी का एकीकरण आदर्शवादी से नहीं होगा, मतलब अगर हम प्यार से जाएंगे बोलने करने तो उससे नहीं हो सकता है। उसके लिए हमें रक्त और तलवार की नीति अपनानी होगी। रक्त और तलवार की नीति का मतलब क्या? लड़ना होगा, आगे बढ़ना होगा, तब जाकर के हमें क्या होगी? इसमें सफलता प्राप्त होगी। ठीक है, देखिए उसके लिए इन्होंने क्या किया? सबसे पहले बिस्मार्क ने आर्थिक सुधारों के द्वारा, आर्थिक मतलब क्या? इकोनॉमिक वे से उसको बढ़िया बनाया। फिर पर्शिया की स्थिति को सुधारा तथा सैनिक शक्तियों को भी मजबूत किया। क्योंकि लड़ाई करने तो सैनिक लोग ही जाएंगे ना, तो इन्होंने किसको मजबूत किया? पहले तो अपने आर्थिक स्थिति को, और फिर किसको? वहां के सैनिक को यानी आर्मी को मजबूत किया। ठीक है, अब देखिए उन्होंने जर्मनी के एकीकरण के लिए डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस तीनों से लड़ लिया। ठीक है, एक साथ लड़ा, और सेडान के युद्ध में फ्रांसीसी यानी कि फ्रांस के लोगों को बुरी तरह से हराया। सेडान के युद्ध के बाद जर्मनी का उदय हुआ और महाशक्ति के रूप में हुआ, यानी जर्मनी एक तरह से निकल गया, यानी जर्मनी का एकीकरण हो गया। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट और अंतिम पॉइंट। इस प्रकार बिस्मार्क उपयुक्त नीतियों द्वारा जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब इसको अपने भाषा में समझिए। देखिए, बिस्मार्क को तो चांसलर नियुक्त किया था किसने? विलियम प्रथम ने। ठीक है, अब ये एक राष्ट्रवादी थे, यानी इनको देश से बहुत प्यार था। ठीक है, जब मतलब इनको जो जर्मनी का एकीकरण करना था तो इनका यह मानना था कि आदर्शवादी होकर के हमें जर्मनी का एकीकरण नहीं मिल सकता, इसके लिए हम रक्त और तलवार की नीति अपनाएंगे, यानी हम अपना ताकत अपने पावर से लड़ेंगे तब जाकर के होगा। हम आदर्श प्यार मोहब्बत से जाएंगे तो वो चीज संभव नहीं थी। तो इन्होंने ऑस्ट्रिया, फ्रांस और डेनमार्क इन तीनों से युद्ध कर लिया। ठीक है, तो फिर सेडान का जब युद्ध हो रहा था उसमें फ्रांस जैसे एंट्री मारा तो फ्रांस का बहुत बुरी तरह से ये फ्रांस को हराया। ठीक है, फ्रांस को हराने के बाद जर्मनी का उदय हुआ, यानी जर्मनी का एकीकरण संभव हुआ।
इसी वजह से जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का जो योगदान है उसको अहम माना गया है, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। उम्मीद करते हैं आपको यह सारा क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो प्लीज कमेंट कीजिए, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।